नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं आज डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन का टॉपिक लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारा टॉपिक जो है वो कवर करवाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब सारा टॉपिक जो है वो सब कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसके पहले, तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा, बाकी आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन होता क्या है। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर आप जो है आपको नोट्स यहाँ पे दिख लीजिए। जो एक्सप्लेन करेंगे वही नोट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ये नोट्स देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो डीसी शंट जनरेटर मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, तो जिसके जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं, इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ समांतर कर में जुड़ी हुई रहेगी, है ना। समांतर मतलब पैरेलल में, ठीक है, समांतर में जुड़ी हुई रहती है। मतलब याद रखना है हम लोगों को कि जब दो या दो से अधिक डीसी शंट जनरेटर को एक ही बस बार के साथ, एक ही डीसी बस बार के साथ अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसी को हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा डीसी शंट जनरेटर हुआ। ठीक, और जब इसी तरीके से एक या फिर मतलब दो या दो से अधिक डीसी शंट जनरेटर को इसी को सबको एक ही बस बार के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, एक ही डीसी बस बार के साथ अगर जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन, मतलब कि समांतर ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि मतलब पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, क्यों ज़रूरत है इसकी, पैरेलल ऑपरेशन करने की क्यों ज़रूरत है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग एक ही मशीन आपके पास है, ठीक है, एक ही आपके पास जो है वो डीसी शंट जनरेटर एक ही है, तो एक ही मशीन है तो आपका क्षमता जो होगा उसका सीमित हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्षमता मतलब कैपेसिटी उसका सीमित हो जाएगा। तो क्षमता को मतलब कि बढ़ाने के लिए भी हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि लोड बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोड बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मशीन की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि सप्लाई जो मिलता है, सप्लाई की निरंतरता के लिए, मतलब कि अगर एक मशीन बंद हो गई, ठीक है, अगर एक ही मशीन से चारों तरफ का वो सप्लाई दे रहा है, ठीक है, अगर ये मशीन बंद हो जाएगी तो सारा सप्लाई तो कट जाएगा ना। तो इसलिए हमने दो पैरेलल में जोड़ दिया। अगर ये खराब हो जाएगी तो ये मशीन सप्लाई करेगा, है ना। तो सप्लाई की निरंतरता के लिए हम लोग बोलेंगे कि अगर एक मशीन बंद हो गई है तो दूसरी जो होगा वो चलती रहेगी। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस की सुविधा के लिए, मतलब एक मशीन का अगर मेंटेनेंस पे चला गया है तो फिर हम लोगों का क्या, दूसरा मशीन से वो सप्लाई देगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस की सुविधा के लिए, मतलब हम लोग बोलेंगे कि बिना पूरा सप्लाई को रोके हम लोग सर्विस जो होता है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और क्या बोल सकते हैं कि लोड के अनुसार अगर हम लोगों को मशीन को जोड़ना और घटाना हुआ, मतलब कि अगर लोड हम लोगों का ज़्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा मशीन को हम लोग ऐड कर दिया, लोड का डिमांड हमारा कम हो गया तो मशीन जो होता है वो कम कर दिए। ठीक है, ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्यों ज़रूरी होता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसकी शर्त क्या क्या है। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन करने का कंडीशन क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है, जरूरत कंडीशन। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या देखेंगे ये, तो इसका शर्त क्या है, तो पहला हो जाएगा समान टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, मतलब इक्वल वोल्टेज ना, इक्वल टर्मिनल वोल्टेज, मतलब याद रखना है हम लोगों का जो भी कनेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा, जो भी आप ला रहे हो पैरेलल ऑपरेशन के लिए, उसका टर्मिनल वोल्टेज समान हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी नया जनरेटर आप बस बार से अगर जोड़ रहे हैं तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि उसका जो बस बार का वोल्टेज है वो हमारा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बस बार का वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बस बार का वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर सपोज कीजिए अगर नया जो जनरेटर लाए हैं आप और उसका वोल्टेज जो है वो कम होगा, तो कम होगा तब क्या होगा, वो करंट जो होगा उसको लेने लगेगा, है ना, करंट को वो लेने लगेगा, मतलब कि वो मोटर की तरह जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है,
है ना, वो करंट लेने लगेगा, मतलब कि क्या, ये मोटर के जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। और अगर हम लोग का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो, और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो अचानक से जो होगा वो ज़्यादा करंट जो होगा वो देगा, ठीक। अचानक से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट भी ज़्यादा देगा, और करंट अगर अचानक से ज़्यादा देगा तो जो स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, है ना, स्पार्किंग होने लगेगा, मतलब कि हम लोग बोलेंगे चिंगारी जो होता है स्पार्किंग, वो होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग समान टर्मिनल वोल्टेज रखते हैं। अगर टर्मिनल वोल्टेज समान नहीं होगा तब क्या होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तब क्या होगा, तो वोल्टेज अगर हमारा कम हो गया तो करंट वो लेने लगेगा, करंट वो लेने लग गया तो वो मोटर के जैसा काम किया। और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट को वो अचानक से देने लगेगा, ठीक है। अचानक से करंट, वोल्टेज ज़्यादा, करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा, तो उस कंडीशन में स्पार्किंग हो सकती है। इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर से चेक करके हम लोग फील्ड रियोस्टेट की मदद से, किसकी मदद से, तो याद रखना है फील्ड रियोस्टेट होता है, उसकी मदद से वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या देखें, पहला कंडीशन हम लोग देखें कि समान टर्मिनल वोल्टेज होनी चाहिए। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, ठीक। पहला कंडीशन देखें, और अगर हम लोग दूसरा कंडीशन का बात बोलेंगे, एक मिनट, समान पोलैरिटी, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा कि हम लोगों का समान पोलैरिटी रहना चाहिए, पोलैरिटी रहना चाहिए, मतलब सेम पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी, ठीक है, सेम पोलैरिटी होना चाहिए। मतलब कि क्या, कि जो भी आप दो जनरेटर आप जोड़ रहे हो, दो जनरेटर जो जोड़ रहे हो, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जुड़े होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग का पोलैरिटी उल्टा हो गया, पोलैरिटी हमारा उल्टा हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा, तो सीधा ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। समान पोलैरिटी होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि दोनों जनरेटर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो सही दिशा में जुड़ा होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तो तीसरा देखेंगे समान स्पीड, मतलब प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए उन लोगों का। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि डीसी शंट जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो हमारा स्पीड पे निर्भर करता है ना। वोल्टेज जो होता है वो स्पीड पे निर्भर करता है, और अगर स्पीड कम हुआ तो हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा, स्पीड हमारा ज़्यादा हुआ तो वोल्टेज जो होगा वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो प्राइम मूवर मतलब कैसे हो गया, तो प्राइम मूवर मतलब जैसे कि जो मोटर और इंजन को चलाने के लिए जो हम लोग नहीं मतलब चलाने के लिए, मतलब प्राइम मूवर मतलब मोटर हो गया या फिर इंजन हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है। मतलब कि उसको चलाने के लिए, जनरेटर को घुमाने के लिए, ठीक है, मतलब जनरेटर को घुमाने के लिए जो नहीं मैकेनिकल घुमा रहे, तो कैसे मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, मतलब जो मशीन को घुमाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वही हमारा प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर का जैसे कि क्या कर रहे हैं, मोटर और इंजन, इसी से स्पीड जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करके क्या किया जाता है, तो बराबर जो होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग तीन कंडीशन क्या क्या देख लिए, तो तीन कंडीशन में हम लोग पहला देखें कि इक्वल टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, मतलब समान जो है वो वोल्टेज होना चाहिए, समान टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए। दूसरा समान पोलैरिटी होना चाहिए। तीसरा जो होता है वो समान स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग शर्त देख लें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन है ना, अब उसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा एक जनरेटर ले रहे हैं, ठीक है, एक जनरेटर है जो कि पहले से ही लोड हम लोगों को दे रहा है, ठीक। तो लोड दे रहा है तो ये क्या करेगा, तो ये भी जो भी हम लोग बस बार यूज़ कर रहे हैं, तो जो बस बार पे जो वोल्टेज होता है वो हमारा उसको वोल्टेज को स्थिर बना के रखेगा, ठीक है, स्थिर बना के वो रखेगा, ठीक है। जनरेटर जो है जो पहले से लोड दे रहा है वो बस बार पे वोल्टेज जो होगा वो स्थिर बनाएगा। अब हम लोग पहला स्टेप हुआ, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो जो भी दूसरा जनरेटर है उसको हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है, दूसरे को स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो अब देखिए जो भी हम लोग का दूसरा डीसी जनरेटर है उसको प्राइम मूवर से घुमाएंगे, ठीक है, प्राइम मूवर से घुमाया जाता है। तो जब पूरा प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, तो जनरेटर के स्टार्टिंग में हम लोग मतलब शुरुआत में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, उसके कारण थोड़ा सा जो है वो ईएमएफ जो है वो उत्पन्न हुआ, ठीक। दूसरा कंडीशन हुआ कि जनरेटर जैसे ही हम लोग स्टार्ट किए
तो मतलब दूसरे डीसी जनरेटर जो भी है उसको प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्टिंग में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तो जो भी हम लोग फील्ड लगाते हैं ना, तो फील्ड के करंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फील्ड के करंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, मतलब कैसे करेंगे, तो याद रखना है जो भी फील्ड रिओस्टेट है उसको एडजस्ट करके एक ठो नया जो जनरेटर है उसका वोल्टेज को आप धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो फील्ड रिओस्टेट को एडजस्ट करके जो भी जनरेटर आप नया जनरेटर जो ला रहे हैं उसके वोल्टेज को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब वोल्ट मीटर से, जो वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर से बस बार का जो वोल्टेज है ना, जो बस बार का वोल्टेज ये वाला, ठीक है, यहाँ का जो वोल्टेज है, तो बस बार का वोल्टेज जो है उससे तुलना करेंगे, ठीक है। बस बार का वोल्टेज किससे, तो बस बार का वोल्टेज से हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे। बस बार का वोल्टेज से हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। बस बार का वोल्टेज से हम लोग तुलना करेंगे। अब इसका वोल्टेज, ठीक है, और जो भी नया जनरेटर लाए हैं वो, और जो पहले वाला जो वोल्टेज था, दोनों का अगर बराबर हो जाए वोल्टेज, दोनों बराबर हो जाए, तब क्या करेंगे, बहुत सावधानी से याद रखना है, जब दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएगा तब हम लोग चौथा क्या काम करेंगे, तो उसके पोलैरिटी को चेक करेंगे। पोलैरिटी चेक करेंगे। पोलैरिटी चेक करना मतलब कि कैसे पोलैरिटी चेक करेंगे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव। अगर ऐसा है, अगर सब सही रहेगा तब हम लोग जाके आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी सर्किट ब्रेकर मतलब स्विच जो होगा वो हम लोग बंद करना है। मतलब क्या, तो अब नया जनरेटर हम लोग बस बार से जोड़ दिए, जैसे ही स्विच बंद हो गया, तो जैसे ही स्विच बंद होगा तो दोनों जनरेटर जो होगा वह कैसे काम करने लगेगा, समानांतर में काम करने लगेगा, मतलब पैरेलल में काम करने लगेगा। अब पैरेलल में काम हो गया, तब जो लोड होगा वो अपने आप ही बटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, अपने आप बटना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार हम लोग उसको समझते हैं। एक मिनट। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो चल रहा वोल्टेज है, जो चल रहा मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो जो भी पहले से चल रहा जनरेटर है उसको किससे जोड़े, बस बार से जोड़े। मतलब एक जनरेटर जो है वो पहले से ही लोड दे रहा है और बस बार पे कैसा इसका वोल्टेज है, तो बस बार पे इसका वोल्टेज जो है वो स्थिर हो गया, ठीक, वोल्टेज स्थिर हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, जनरेटर को पहले स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो भी जनरेटर है उसको प्राइम मूवर से हम लोग घुमाएंगे। तो हम लोग जैसे ही प्राइम मूवर से घुमाए तब, तो स्टार्टिंग में उसका क्या होता है, अवशिष्ट चुंबक होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद ईएमएफ उत्पन्न हो गया, उसके बाद जो फील्ड करंट है उसको एडजस्ट करेंगे। फील्ड करंट को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हाँ, फील्ड करंट को एडजस्ट करेंगे कैसे, फील्ड रिओस्टेट की वजह से। तो फील्ड रिओस्टेट को एडजस्ट करके जनरेटर के वोल्टेज को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। अब जैसे ही इसका वोल्टेज जो है, जो बस बार का वोल्टेज था उसके इक्वल आ जाता है, तो फिर हम लोग बहुत सावधानी से पोलैरिटी को चेक करेंगे। पोलैरिटी को चेक करने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो स्विच जो है वो बंद कर देंगे। मतलब कैसे, तो जो भी हम लोग का नया जनरेटर आया है उसको बस बार से हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। तो जो भी जोड़ दिए, उसके बाद जैसे ही स्विच बंद हुआ तो दोनों का जो जनरेटर है वो समांतर रूप में काम, मतलब पैरेलल ऑपरेशन में काम करने लगेगा और अपने आप ही लोड बटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे स्टेप करना है। अब दूसरा है हम लोगों का कि लोड शेयरिंग कैसे होता है, ठीक है। लोड जो शेयरिंग करते हैं वो हमारा कैसे होगा, तो याद रखना है ये डीसी शंट जनरेटर का
जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम जो पीछे पढ़ाए हैं, जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बाहरी जो गुण होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, उसका वी और आई कैरेक्टरिस्टिक, वी आई कर्व जो होगा वो कैसा होता है, तो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है ना। ड्रूपिंग मतलब क्या, ड्रूपिंग मतलब थोड़ा गिरता हुआ कैरेक्टरिस्टिक, कैसा, तो गिरती हुई कैरेक्टरिस्टिक की होती है, ठीक है, गिरता हुआ कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। हम लोग इसके पहले देखे थे ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब क्या करेंगे, क्या जानेंगे कि अगर जनरेटर, ठीक, मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है वो देख रहे हैं कि अगर एक जनरेटर ज़्यादा करंट देने लग गया, ठीक है, ज़्यादा करंट देने लगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, याद रखना, अगर ज़्यादा करंट देगा तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। दूसरा जनरेटर अगर कम करंट दे रहा है तो उसका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर एक जनरेटर है कम करंट, ज़्यादा करंट दिया तो वोल्टेज गिर गया, और दूसरा जनरेटर अगर कम करंट दिया तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या, तो इस कारण से क्या होगा, वोल्टेज अपने आप जो होगा वो इक्वल हो गया ना। तो इसी तरह याद रखना है कि इसी कारण से वोल्टेज अपने आप बराबर हो जाता है। और अगर वोल्टेज हमारा बराबर नहीं बट रहा है तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखे थे कि फील्ड रियोस्टेट की मदद से हम लोग वोल्टेज को एडजस्ट करके उसको संतुलित करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रख, मतलब हम लोग और भी समझ सकते हैं कि ये क्या देता है, तो ये हम लोग का करेक्ट लोड शेयरिंग देता है। हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़े, तो हम लोग देखें कि इक्वल वोल्टेज होता है हमारा, क्या होता है, समान वोल्टेज, इक्वल वोल्टेज होता है, सेम पोलैरिटी होता है, सेम स्पीड होता है। और अभी चौथा चीज़ हम लोग क्या देखें, तो लोड शेयरिंग जो होता है वो करेक्ट लोड शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हुआ डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन। अब इसका आप देख लीजिए, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या है, डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्या है, तो जब दो या दो से अधिक डीसी जनरेटर को पैरेलल में चलाया जाता है, क्यों, ताकि लोड शेयर कर सके, सप्लाई सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ सके, मेंटेनेंस के समय एक मशीन को हटाया जा सके, है ना। अगर दो या दो से अधिक मशीन है तो अगर आपका एक ख़राब हो गया तो दूसरे को हटा के वो काम कर सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही पैरेलल ऑपरेशन कहा जाता है। क्यों जरूरी होता है, तो एक एक जनरेटर पर लोड का दबाव कम होता है, ठीक है, जो भी एक एक जनरेटर है उस पर लोड का दबाव कम हो रहा है, सप्लाई हम लोग को लगातार मिलती है इसमें, ठीक। मतलब लोड का दबाव जैसे हुआ ना कि अगर आपको पूरा का पूरा अगर वोल्टेज का सप्लाई है तो एक ही पे आप डिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपने आप को बर्डन फील नहीं करेगा ना। अगर इसके पास थोड़ा बहुत कम होगा तो बोलेगा दूसरा वाला जनरेटर है तुम दे दो, तो इस टाइप से लोड जो होगा वो शेयर कर लेगा, तो एक पे हमारा दबाव कम पड़ेगा ना। सप्लाई भी कंटिन्यूटी मिलते रहेगा, अगर एक ख़राब हुआ तो दूसरा सप्लाई देगा, किसी एक जनरेटर के ख़राब होने से दूसरा सप्लाई जो होगा वो भी जारी रखेगा। लोड डिमांड बढ़ने पर जल्दी से दूसरा जनरेटर हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा है, देखिए इसका है हमारा डीसी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन में चढ़ाने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो पहला, इनकमिंग जनरेटर की स्पीड को बढ़ा के सही वोल्टेज बनाना, मतलब क्या करेंगे, तो पहले जो भी हमारा है, पहले इनकमिंग जनरेटर की स्पीड को रेटेड स्पीड तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जो भी इनकमिंग मतलब जो भी नया जनरेटर लाए हो उसका स्पीड रेटेड स्पीड तक आप पहुंचाए। फील्ड किसके मदद से, तो फील्ड रियोस्टेट से वोल्टेज को किसके बराबर करेंगे, तो बस बार के वोल्टेज के बराबर करेंगे, ठीक है। यानी एक नए जनरेटर का वोल्टेज पुराने जनरेटर का वोल्टेज बराबर हो गया, तब वोल्टेज बराबर होने के बाद उसका पोलैरिटी को चेक करेंगे, मतलब कि जनरेटर के को बस बार से जोड़ने से पहले उसको पोलैरिटी चेक किया जाता है, गलत लगी तो उसको बस बार या फिर डैमेज हो सकता है, इसलिए सही पोलैरिटी मिलाना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, मेन स्विच और सर्किट ब्रेकर को बस बार में जोड़ेंगे, मतलब जब वोल्टेज बराबर हो गया तब न्यू जनरेटर का जो स्विच है उसको बस बार में कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार कोई बड़ा स्पार्क नहीं आता, क्यों, क्योंकि वोल्टेज जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। फिर है जनरेटर लोड शेयरिंग का नियम क्या है, तो डीसी जनरेटर में लोड शेयरिंग जो है वो फील्ड करंट द्वारा कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होगा, फील्ड करंट के द्वारा होगा, मतलब अगर जनरेटर को ज़्यादा लोड शेयर करना है तो उससे फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग का लोड कम शेयर है तो फील्ड करंट को हम लोग घटाते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोड शेयर करेंगे तो फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, कम लोड शेयर करेंगे तो फील्ड करंट को घटाएंगे, मतलब लोड जो है वो प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल टू ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फील्ड रियोस्टेट एडजस्ट करके प्रत्येक जनरेटर को लोड शेयर किया जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे दोनों जनरेटर का स्टेबल लोड शेयरिंग करेंगे, तो मतलब कैसे, तो दोनों जनरेटर का लगभग प्रोपोर्शनल लोड शेयर करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब जितना ये करेगा उतना ही दोनों का करेंगे, कोई भी जनरेटर ओवरलोड नहीं होता, बस बार वोल्टेज भी इस पर स्टेबल होता है, ठीक है।
फिर देखिए इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो जनरेटर लोड तभी शेयर करेगा जब उसकी टर्मिनल वोल्टेज बस बार से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, है ना। तो शेयर करने के लिए क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो बस बार से ज़्यादा होगी। अगर हम लोगों का जनरेटर का वोल्टेज अगर कम हो जाता है तो लोड शेयर जो होगा वो नहीं करेगा, ठीक है। याद रखना है, अगर आप शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा होगा तभी तो आप दूसरे को शेयर करेंगे ना। तो इसीलिए इसका टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा तभी वो दूसरे को दे सकता है ना। अगर कम होगा तो आप कैसे किसी को दोगे, नहीं दोगे। तो इसलिए जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो अगर कम है तो लोड शेयर नहीं कर पाएगा, अगर ज़्यादा है तभी वो लोड शेयर कर पाएगा। इसलिए फील्ड रियोस्टेट द्वारा जनरेटर को एडजस्ट कर लोड शेयरिंग को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल ऑपरेशन में क्या क्या समस्या होता है ये देख लेते हैं। तो समस्या हो सकता है कि वोल्टेज पहले मिसमैच हो जाता है, तो मिसमैच हो जाएगा तब क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट बहेगा। अच्छा, सर्कुलेटिंग करंट मतलब क्या समझ रहे हैं आप। सर्कुलेटिंग मतलब क्या होता है ना कि मतलब याद रखना है कि जब भी डीसी शंट जनरेटर है उसको पैरेलल में जोड़े, ठीक है, और उसमें वोल्टेज का अगर मिसमैच हो गया तो उनके बीच का जो करंट होगा ना वो आपस में ही जो होगा ना वो घूमते रहता है, उसी को हम लोग सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। मतलब ये जो करंट है वो लोड में नहीं जाता है बल्कि एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर में ये घूमते रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। मतलब बोलते हैं कि अगर जनरेटर 1 का अगर 230 वोल्ट है और हमारा जनरेटर 2 का 220 वोल्ट है, दोनों को अगर इसको बस बार से जोड़ दिया जाता है तब जो ज़्यादा वाला जो वोल्टेज होगा ना, मतलब ज़्यादा 230 वाला है, ये कम वाले को ना करंट भेजेगा, ठीक है। करंट ये इसको भेजेगा, ठीक है, लेकिन ये करंट जो होगा वो लोड में नहीं जाएगा, ये केवल दोनों मशीन के बीच में जो होगा वो घूमते रहेगा, इसी को सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। मतलब वोल्टेज मिसमैच हो तो सर्कुलेटिंग करंट हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखना है। मतलब सर्कुलेटिंग करंट से और भी बहुत सारा खतरनाक होता है, क्योंकि ये आर्मेचर में एक्स्ट्रा करंट बढ़ जाता है, मशीन गर्म हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, ओवरलोड हो सकती है ना, इतने सारे इसमें नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि रॉन्ग पोलैरिटी, अगर रॉन्ग पोलैरिटी अगर है तब क्या होगा, फ्लैश हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। फ्लैश मतलब चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, आग पकड़ सकती है या फिर डैमेज हो जाएगी अगर रॉन्ग पोलैरिटी है, ठीक है। तीसरा है हमारा अनइक्वल लोड शेयरिंग। अगर लोड शेयरिंग भी हमारा अनइक्वल है, एक जनरेटर से आप बहुत ज़्यादा लोड को शेयर कर रहे हो लेकिन दूसरे जनरेटर से आप कम लोड को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होगी, तब भी वहाँ पैरेलल ऑपरेशन में समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, कोई भी जनरेटर का ओवरलोड होना, ठीक है। अगर ये जनरेटर है, इस जनरेटर से बहुत ज़्यादा ही आप यहाँ पे लोड मतलब शेयर कर रहे हो लेकिन इससे कम कर रहे हो, ठीक है, तो ओवरलोड हो जाएगा, तो यहाँ भी पैरेलल ऑपरेशन में दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है। फिर बस बार वोल्टेज का अगर अनस्टेबल हो जाता है तब भी हम लोगों को इसमें समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल ऑपरेशन खत्म हो गया है, अब हम लोग देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम आर्मेचर रिएक्शन को पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ये फिगर देखिए, ये फिगर को आप देखिएगा, ठीक है, और फिर आप एक ये फिगर को देखिएगा, ठीक है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि हमारा जो डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन मतलब कुछ भी जनरेटर या फिर मोटर, दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, तो दोनों में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कितने हो गए, तो दो होते हैं। पहला हमारा मेन फील्ड फ्लक्स, पहला क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स होता है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स होता है जिसको हम लोग फाई एम बोलते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा फाई एम होता है वो कैसे बनेगा, तो याद रखना है कि दो फील्ड फ्लक्स होता है। पहला एक मेन फील्ड फ्लक्स, ये किससे बनेगा, तो ये हमारा बनेगा फील्ड वाइंडिंग से, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से बनता है, ये हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो होता है ना हमारा जो डी एक्सिस होता है ना, तो डी एक्सिस मतलब पोल एक्सिस पर ये क्या होता है, तो ये हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप फिगर समझिए, ठीक है। ये हमारा मेन फील्ड है, मतलब ये पोल हुआ हमारा, ठीक। ये आर्मेचर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये आर्मेचर हुआ, ठीक है। और ये वाला जो फील्ड है ये आर्मेचर का फील्ड को ये दिखाया है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखिएगा,
ठीक, तो इसमें हमारा दो ठो फील्ड हुआ, एक मेन फील्ड फ्लक्स मतलब ये जो पोल हुआ, पोल जो बना रहा है मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है, और एक आर्मेचर मतलब ये जो रोटर है ये वाला जो है, ये जो बनाएगा इसको फाई ए बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो फ्लक्स बनाएगा ये हमारा फाई ए होता है, और ये जो पोल बनाता है वो हमारा फाई एम होता है, ठीक, फील्ड वाइंडिंग पे बनता है, ठीक है। मतलब इसको अगर बोलेगा ना, मतलब यहाँ पे हम डी एक्सिस के बारे में बताएं तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, मतलब ये हो गया हमारा डी एक्सिस, ठीक, और इसी के जस्ट मतलब जिस एक्सिस पर लाई करेगी उसमें बनने वाला ये ईएमएफ जो होगा यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, इसी के जस्ट 90 डिग्री में हमारा बनेगा जी एन ए, जिसको ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो अभी आप इसको समझिएगा, रुकिए, पहले आपका हम लोग क्या देखें, पहले मेन फील्ड फ्लक्स हुआ, मेन फील्ड फ्लक्स हुआ तो मेन फील्ड फ्लक्स कहाँ पे बन रहा है, फील्ड वाइंडिंग में बन रहा है, और यहीं पे जो डी एक्सिस पे बनेगा ना वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हमारा मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स बना वो मैक्सिमम होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे आर्मेचर फ्लक्स, पहला मेन फील्ड फ्लक्स, दूसरा हम लोग आर्मेचर फ्लक्स का बात करेंगे। आर्मेचर फ्लक्स मतलब फाई ए, ठीक है, फाई ए की बात की, तो ये कहा किससे बनेगा, फाई ए किससे बनेगा, तो ये आर्मेचर करंट से बनने वाला फ्लक्स है, ठीक है, आर्मेचर करंट से। ये किस दिशा में होगी, तो ये क्यू एक्सिस की दिशा में होगी, ठीक है, क्यू एक्सिस, इसी के जस्ट परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो क्यू एक्सिस आता है, ठीक है, ये हमारा क्यू एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जब मशीन नो लोड पे हो, अभी आर्मेचर फ्लक्स की बात करें ना, मतलब कि जब मशीन नो लोड पे है, मतलब हम लोग कोई लोड नहीं दिए हैं, तब नो लोड पे है तब क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट जीरो होगा, तो आर्मेचर करंट जीरो हुआ तो दैट टाइम्स हमारे पास क्या होगा, सिर्फ मेन फ्लक्स होगा, ठीक, मतलब फ्लक्स सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप बना दिए एक ये पोल हुआ, ठीक, ठीक है, एम एस, ठीक, तो अभी कहाँ पे है, मतलब नो लोड की कंडीशन में है, तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ जो मेन फ्लक्स होगा, ये यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग हुआ, वो सिर्फ इसमें होगा, ठीक, ये कहाँ होगा, सिर्फ इसका फ्लक्स होगा, ठीक, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स होगा, मतलब इसमें आर्मेचर का जो करंट होगा वो जीरो होगा, तो सिर्फ यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स होगा, मतलब यहाँ पे फ्लक्स सिमेट्रिकल हुआ। अब दूसरा कंडीशन जब हमारा लोड आ गया तब का कंडीशन, तो जब हमारा लोड आ गया, ठीक, तो लोड आ गया, तो लोड आने से हमारा क्या होता है, लोड आने से हमारा क्या हुआ, एक मिनट, जब हमारा लोड आ जाता है, लोड हमारा आ गया, तब क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट जो होगा वो बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ा तो जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो बनेगा, मतलब वो बनेगा हमारा, वो बनेगा। अब आर्मेचर का फ्लक्स बना तब क्या होगा, जो मेन फ्लक्स होगा वो डिस्टर्ब होगा ना, मेन फ्लक्स जो डिस्टर्ब हुआ ना, डिस्टर्ब हुआ मतलब वो इधर उधर हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि मेन फील्ड फ्लक्स ये था, अब क्या हुआ, लोड लगाएं, तो लोड लगाएं तो इसमें आर्मेचर में भी अपना वाइंडिंग है, ठीक है, अब इसका भी फ्लक्स हमारा, इसका भी फ्लक्स आ रहा है और इसमें भी फ्लक्स जो है वो बन रहा है, ठीक है, इसमें भी अपना फ्लक्स बन रहा है, ठीक, इसमें भी अपना फ्लक्स बना और इसका भी फ्लक्स है, ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों दूसरे एक दूसरे को क्या किया, इंट्रैक्ट किया ना, मतलब ये दोनों इंट्रैक्ट किया, तो यही जो है ना वो डिस्टर्ब किया, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स इसका बना, आर्मेचर करंट जैसे जैसे लोड को हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मेन फ्लक्स जो होगा वो डिस्टर्ब हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि फ्लक्स डिस्टॉर्शन कैसे बदल रहा है, तो देखिए एन पोल से होके, एन पोल से होके ये फ्लक्स एयर गैप से, यहाँ पे एयर गैप है, ये एन फ्लो से होके ये एयर गैप से होकर एस पोल में ये जा रही है ना ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा, फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी कर्व जो होगा वो हमारा सिमेट्रिकल होगा, ठीक, नो लोड की कंडीशन में। ये कैसा है, तो नो लोड का कंडीशन, मतलब कोई लोड नहीं लगाया है तब। अब जब हम लोग ऑन लोड, जब हम लोग उसमें लोड लगा दिए हैं, तब ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में भी करंट बहा,
तो हमारा राइट हैंड रूल के अनुसार, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा, राइट हैंड रूल से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, यही जो है जो मेन फील्ड है उसको वो कंप्रेस करेगा या फिर दूसरी तरफ ये वीक करते जाएगा। नहीं मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे वीक करते जाएगा। तो याद रखना है कि एक पोल पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, एक पोल पे, यहाँ पे एक पोल पे आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगा और दूसरे पोल पे ये घट जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डिस्टॉर्शन। एक पोल पे बढ़ जाना और एक पोल पे घट जाना, उसको बोलते हैं फ्लक्स डिस्टॉर्शन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जो पढ़े हैं, ये देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन 3 टाइप से होता है। क्या क्या होता है हमारा आर्मेचर रिएक्शन, वो देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, आर्मेचर रिएक्शन 3 टाइप से। पहला हो जाएगा हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रभाव पढ़ते हैं। ठीक, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्रभाव, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो आर्मेचर फ्लक्स होता है इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में, एक मिनट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जो आर्मेचर प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, ठीक है, आर्मेचर जो फ्लक्स होता है वो किस दिशा में हो जाएगा हमारा, तो क्यू एक्सिस की दिशा में होता है, ठीक है, और मेन फ्लक्स को साइड में ये पुश करेगा। ठीक, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, साइड में तिरछा हो जाएगा। मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो होता है इफेक्ट में, जो आर्मेचर फ्लक्स जो होता है क्यू एक्सिस जो देखे ना, उसके हम लोगों का दिशा में रहता है। तो क्यू एक्सिस के दिशा में हुआ तो मेन फ्लक्स को क्या हुआ, साइड में वो पुश करता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ और यहाँ पे हमारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ। तो देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो याद रखना है कि इसमें जो होता है आर्मेचर करंट, ठीक है, जो आर्मेचर, ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर करंट द्वारा एक हमारा आर्मेचर फ्लक्स बना, ठीक है, फाई ए जो होता है वो बनता है, और जो मेन फ्लक्स होता है वो इसको क्या करता है, ये डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स डिस्टॉर्ट करता है। मतलब हम लोग जान सकते हैं कि जो इसका फ्लक्स होता है, जैसे ये हुआ ना, ये इसका फ्लक्स हुआ आर्मेचर का, और जो हमारा फील्ड का होता है ये इसके कारण और इसके कारण, ये जो फ्लक्स है ना ये डिस्टॉर्ट करके ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा नहीं जाने देता, मतलब तिरछा कर देता है उसको। और इसे मतलब याद रखना है कि इसको सीधे तौर पे कमज़ोर नहीं कर रहा है, बस उसको तिरछा कर रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे डीसी मशीन को अगर आप लोड पे चला रहे हैं, तो लोड पे चला रहे हैं मतलब लोड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब जो आर्मेचर करंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा बढ़ेगा, फिर आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो हमारा बनेगा। ठीक है, अब यह जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा, जो ये आर्मेचर का जो रोटर का जो आर्मेचर है उसका जो फ्लक्स होगा, ये क्या करेगा, इसको जो मेन फ्लक्स है ना उसको एक और धकेलेगा। ठीक है, देखिए ये एक और देखिए, मतलब इसका अगर फ्लक्स इधर जा रहा है, इसका फ्लक्स इधर जा रहा है, मतलब याद रखना है कि ये इसका फ्लक्स को ना एक और ये धकेलता है। ठीक है, ये धकेल रहा है, तो यानी कि जो मेन फ्लक्स होता है वो क्या टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, यही टेढ़ा मेढ़ा को हम लोग को क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्रॉस क्यों कहलाता है, क्योंकि जो मेन फ्लक्स होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा हुआ डी एक्सिस, तो डी एक्सिस पे हमारा मेन फ्लक्स होता है। ठीक है, MEIN मेन फ्लक्स हमारा जो होता है वो डी एक्सिस पे होता है, और जो आर्मेचर फ्लक्स होता है फाई ए, ये हमारा क्यू एक्सिस पे होता है। ठीक है, क्यू एक्सिस पे होता है और ये इससे 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है ये मेन फ्लक्स के क्रॉस डायरेक्शन में होता है ना, क्रॉस डायरेक्शन मतलब 90 डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, तो याद रखना है इससे क्या होगा, तो फ्लक्स हमारा जो होता है वो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो असमान हो जाता है। मतलब हम लोग को चाहिए रहेगा पूरा का पूरा फ्लक्स हमारा का ये कट करे, लेकिन ना जाके जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा असमान हो जाता है असमान
हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक जो पोल होगा ना, एक पोल पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा और दूसरे पोल पे जो होगा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर n पे बढ़ गया तो s पे जो होगा वो हमारा कम हो जाता है, फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। और इससे जो MNE होता है वो भी हमारा शिफ्ट हो जाता है, MNE जो होता है वो भी हमारा शिफ्ट होता है, और जो ब्रश होता है उसमें भी स्पार्किंग हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये हमारा डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट हुआ। अगर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट हुआ। अब अगर डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में बोलेगा तो क्या है जगह डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या है, तो ये जो होता है आर्मेचर, या आप बोलिएगा आर्मेचर रिएक्शन का वह प्रभाव है जिसमें आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट जो है ये किस में, आर्मेचर करंट जो होगा वो मेन फ्लक्स में, दैट मीन्स मतलब आर्मेचर करंट जो होगा ये आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ठीक है। मतलब आर्मेचर करंट के द्वारा आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न हुआ, मतलब एफ आई उत्पन्न हुआ। तो ये जो होता है, जो मेन फ्लक्स हमारा होता है उसको विपरीत दिशा में ले जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो मेन फील्ड का फ्लक्स जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एकदम विपरीत दिशा में। ये इधर है तो ये इधर है, तो ये क्या कर रहा है, तो विपरीत दिशा में है ना। अगर सपोज कीजिए फाई ए ऐसा है तो फाई एम जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, मेन फ्लक्स को क्या हो रहा है, ये वीक कर दे रहा है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मेन फील्ड फ्लक्स को अगर काट रहा है या कम कर रहा है तो उसी को हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब कम करना है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए डीसी मशीन में ये कैसे होगा, तो जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो कहाँ पे, अभी हम लोग देखें मेन फ्लक्स हम लोग देखें डी एक्सिस में होता है, और आर्मेचर फ्लक्स हम लोग देखें क्यू एक्सिस में होता है, ठीक है। लेकिन कुछ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडक्टर, लेकिन कुछ जो आर्मेचर में जो कंडक्टर होते हैं ये ऐसे ऐसे स्थान पे होते हैं ना जहाँ पे उनका फ्लक्स जो होता है ना वो एकदम मुख्य फ्लक्स का ना उल्टा डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। अगर ये जैसे यहाँ पे जो कंडक्टर है यहाँ पे है तो इसका जो मेन फ्लक्स होगा ये इसका जो है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उल्टा दिशा में होता है। तो यही जो होता है ना, यही कंडक्टर जो होता है ना मेन फ्लक्स को जो होता है वो हमारा कम कर देता है, फाई ए को कम कर देता है, जिसके कारण हमारा मेन फ्लक्स को कम कर देता है, जिसके कारण टोटल फ्लक्स जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डीसी जनरेटर का बात करेगा तो डीसी जनरेटर में अगर हमारा फ्लक्स कम होगा, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, तो जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो हमारा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन था ना, है ना। तो अगर फ्लक्स कम हुआ तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का मोटर का बात करेगा तो डीसी मोटर का बात करेगा तो वहाँ पे अगर हम लोगों का फ्लक्स कम होगा तब क्या होगा, टॉर्क हमारा जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, टॉर्क हमारा कम हो जाता है, मतलब टी प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ये होता है ना, तो ये हमारा कम हो जाता है। मतलब ध्यान रखना है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या किया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या किया, तो ये फ्लक्स को तिरछा कर रहा है, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या कर रहा है, फ्लक्स को कम कर रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन मेन आता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या करता है, तो फ्लक्स को तिरछा किया, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या कर रहा है, तो ये हमारा फ्लक्स को कम करता है। तो हम लोग दो इफेक्ट देख लिए, हम लोगों का क्रॉस मैग्नेटाइजेशन देख लिए और हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन देखे ना, क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन देख लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस और डीमैग्नेटाइजेशन देखे। एक और हम लोग देखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन में 3 देखे थे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, एक हम लोग देखते हैं एमएनए शिफ्ट मेथड, ठीक है। एमएनए जो शिफ्ट करता है, तो याद रखना है कि जो एमएनए होता है, एमएनए क्या होता है, तो एमएनए जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। मतलब कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को बोलिएगा वह जगह होता है एमएनए जहाँ पे जो नेट फ्लक्स होता है, फाइनेट जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। मतलब अगर लोड बढ़ेगा, लोड जैसे ही बढ़ेगा तो फ्लक्स जो होगा वो हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टॉर्ट मतलब इधर उधर चला जाएगा। लेकिन जीरो फ्लक्स जो होगा वो हमारा, जीरो फ्लक्स का जो पोजीशन होता है, मतलब एमएनए का जो पोजीशन होता है वो हमारा बदल गया, तो हमारा एमएनए जो हो गया वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना एमएनए वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन होता है तो एमएनए शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स डिस्टॉर्ट हुआ, फ्लक्स डिस्टॉर्ट जैसे जैसे फ्लक्स डिस्टॉर्ट हुआ वैसे वैसे एमएनए जो होता है वो हमारा शिफ्ट करते जाता है, ठीक है। अब देखेंगे
फिगर के साथ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे MNA, ठीक है, यहाँ पे GNA। मतलब ये याद रखना है कि MNA जो होता है यह जगह हो रहा है जहाँ पे नेट फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्या है, तो जीरो है, फाइनाइट जीरो होगा। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स डिस्टॉर्ट करेगा, फ्लक्स डिस्टॉर्ट करेगा तो ये जो MNA है ये हमारा शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। याद रखना है MNA जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखना है। लेकिन ये एक ध्यान रखिएगा कि अगर DC जनरेटर का बात करेगा ना, DC जनरेटर में क्या हो जाएगा, तो करंट जो है वो कहाँ से जाएगा, आर्मेचर से बाहर जाता है ना हमारा। जैसे कि ऐसे अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये आर्मेचर हुआ, ये आर्मेचर से बाहर जाता है DC जनरेटर में, लेकिन DC मोटर में कहाँ जाता है, आर्मेचर में से अंदर घुसता है ना। ये ऐसे करंट जो होता है वो आर्मेचर में प्रवेश करता है, ये DC जनरेटर हुआ, ये मोटर होता है। तो ध्यान रखना है कि DC जनरेटर में करंट जो है वो आर्मेचर से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाएगा तो MNA जो होगा ना, MNA जो होगा इसमें ये कैसे शिफ्ट होगा, तो रोटेशन की दिशा में शिफ्ट होगा। मतलब जिधर रोटेट करेगा उधर ही हमारा MNA शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये रोटेट कराएंगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा MNA जो होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर DC मोटर का बात करेगा, DC मोटर का अगर बात करेगा तो जो इसमें करंट जो होता है आर्मेचर में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए MNA जो है वो जिधर आप रोटेशन करवाओगे, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज में MNA जो होगा वो शिफ्ट होगा। मतलब MNA जो होगा वो रोटेशन, मतलब जिधर आप घुमाएंगे रोटर को उधर ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में MNA जो होगा वो शिफ्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि DC जनरेटर में किधर शिफ्ट होता है, तो MNA जो होता है वो मोटर के डायरेक्शन में वो शिफ्ट होता है, ठीक है, रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जो होता है वो बाहर जा रहा है, लेकिन इसमें करंट अंदर आता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक हमारा D एक्सिस और Q एक्सिस भी हम आपको अच्छे से समझा दिए। D एक्सिस हमारा क्या होता है, तो D एक्सिस जो होता है हम लोग जो डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं इसको, जो पोल का जो सेंटर लाइन होता है वो हमारा D एक्सिस, ठीक है। ये जो पोल का सेंटर लाइन हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा D एक्सिस होता है। और यहीं पे जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स हम लोगों को मिलता है। क्या मिलता है, यहीं पे हम लोग का मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लक्स जो बात करेगा ना वो यहीं पे D एक्सिस में मिलेगा। और ये जो होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं Q एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं Q एक्सिस। मतलब याद रखना D एक्सिस से 90 डिग्री में हम लोगों को Q एक्सिस मिलता है, और यहाँ पे Q एक्सिस में क्या होगा, तो जीरो फ्लक्स होगा, ठीक है। मतलब याद रखना ब्रश कहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो ब्रश हम लोग नॉर्मली Q एक्सिस पे रखेंगे। मतलब एक्चुअल में ब्रश जो होता है ना वो D एक्सिस पे होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है कि मतलब ब्रश जो एक्चुअल में होता है वो D एक्सिस पे होता है, लेकिन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q एक्सिस पे हम लोग ब्रश को रखते हैं, ठीक है। ब्रश जो होता है वो Q एक्सिस MNA पे रखा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रश यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे MNA जो होता है वो शिफ्ट हो जा रहा है। ब्रश देखिए MNA को हम एक्चुअल में कहाँ पे हम लोग कर रहा था, ब्रश जो होता है वो हम लोग का D एक्सिस पे हो रहा है, लेकिन दिखा रहे Q एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, MNA जो होता है जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, तो अभी देखे थे MNA जो हो रहा है वो शिफ्ट हो जा रहा है ना, फाइनाइट जीरो होता है, इसलिए MNA जो होता है वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो जब हमारा MNA जब हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है, जब MNA शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ब्रश तो इसी पोजिशन पे रखा हुआ ना, देखिए ये ब्रश है हमारा ना, यही है ना हमारा, यहाँ पे ये ब्रश ये है, ठीक है, ये ब्रश है, तो ब्रश इसी पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ब्रश जो होगा वो हमारा MNA शिफ्ट हो गई, लेकिन जो ब्रश हो गया वो अपने पुरानी पोजीशन पे ही, ठीक है, यहीं पे है, यहीं पे रही। तो इससे क्या होता है, ब्रश यहाँ है लेकिन MNA यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले दोनों में ठीक था तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन वो हमारा सही जगह पे नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद जो कॉइल का जो रेसिडुअल EMF होता है ना, जो भी बचा हुआ EMF, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म EMF पढ़ रहे थे, वो जो होता है वो रह जाता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो EMF ये रह जाता है। इसी के कारण जो उस कम्यूटेटर होता है उस पर स्पार्क होता है, मतलब उस पर चिंगारी होता है, उस पर स्पार्क होने की खतरा बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखना है इसमें, मतलब आर्मेचर जब रिएक्शन होता है ना तब उसका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम देख लीजिएगा कि जो ब्रश होता है, ब्रश पे हम लोग का चिंगारी होने का संभावना होती है। दूसरा हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, टॉर्क का ड्रॉप होता है,
मोटर अगर बात करेंगे तो टॉर्क का ड्रॉप होगा, उसमें हम लोग का हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब वहाँ पे आग वाग थोड़ा सा हीट हो जाता है, वो होता है। और जो उसका एफिशिएंसी होता है, उसका जो एफिशिएंसी होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो फिर देखिए कि हम लोग क्या क्या लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा आर्मेचर रिएक्शन है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन जो होता है डीसी जनरेटर या डीसी, जब डीसी जनरेटर डीसी मोटर पर या डीसी मोटर पर काम करता है तो आर्मेचर में करंट बहने लगता है ना। आर्मेचर में करंट बहने लग रहा है, मतलब आर्मेचर मतलब ये, ठीक है, इस पे बह रहा है। ठीक है, ये आर्मेचर हुआ, ये हमारा पोल हुआ। ठीक है, इस आर्मेचर करंट से भी एक एमएमएफ बनती है जो मेन फील्ड के फ्लक्स को बदल देती है ना। ये मेन फील्ड का फ्लक्स है, ये यहाँ से जाना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे ना जाके ये ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, सिर्फ अगर हमारा इसमें आर्मेचर में नहीं है, सिर्फ हमारा किस में है, सिर्फ हमारा मेन फील्ड में है, तो देखिए ठीक जा रहा है ये। अब देखिए इसमें है, इसमें हमारा अब इसमें मतलब इसमें आ गया। ठीक, तो देखिए इसमें और इसमें दोनों में हमारा आ रहा है इसमें फ्लक्स। ठीक, तो क्या हो गया, दोनों में जब फ्लक्स हो गया तो देखिए मेन फ्लक्स हमारा डिस्टॉर्ट हो गया ना, है ना, डिस्टॉर्ट हो गया। और एम जो है वो शिफ्ट हो गया, एम शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्रश यहीं का यहीं रहा, तो एम शिफ्ट हो जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चिंगारी वगैरह जो भी हम लोग देखे थे वो सब हो जा रहा है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए इसके प्रभाव क्या क्या हो जाएंगे। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव होगा मेन फ्लक्स में कमी, मतलब फ्लक्स वीकनिंग हो जाएगा, मतलब आर्मेचर द्वारा बनाया गया फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को विरोध करेगा, तो विरोध किया तो इसमें कुल फ्लक्स जो होता है वो कम हो गया, तो जनरेटर में वोल्टेज कम हो गया, मोटर का स्पीड बढ़ गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए हम लोग कि फ्लक्स का तिरछा हो जाना, मतलब फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ के कारण जो मेन फ्लक्स होता है वो साइड में खिसक जा रहा है ना, देख लेते हैं डिस्टॉर्ट हो गया ना, उसी को क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोले। ठीक है, और न्यूट्रल प्लेन जो होता है वो शिफ्ट हो गया, न्यूट्रल प्लेन जैसे ही शिफ्ट हो गया तो स्पार्किंग बढ़ गया ना। ठीक, फिर दूसरा देखे हैं न्यूट्रल प्लेन शिफ्टिंग क्या होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे ईएमएफ जीरो होता है अपनी जगह बदल लेती है, ब्रश जो है वो गलत जगह आ जाते हैं, कम्यूटेशन खराब हो जाता है, स्पार्किंग यहाँ पे होती है। ठीक है, कम्यूटेशन खराब होना मतलब जो फ्लक्स डिस्टॉर्शन और न्यूट्रल शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स डिस्टॉर्शन होना और न्यूट्रल जो एक्सिस जो होता है एमएनए वो शिफ्ट होता है, न्यूट्रल एक्सिस एमएनए वो शिफ्ट होता है, उसके कारण हैवी स्पार्किंग होती है, हीटिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज हो जाता है और ब्रश जो होता है वो जल्दी खराब होती है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए पहला हम लोग इंटरपोल को लगा के, ठीक है, पहला हम लोग इंटरपोल लगाएंगे। ठीक है, इंटरपोल को लगाएंगे, मतलब जो पोल होता है ना, पोल के बीच में ही हम लोग इंटरपोल को लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन है एस है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बीच में एक छोटा सा जो है वो पोल लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसी को हम लोग इंटरपोल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लोकल जो भी हमारा एमएनए होता है उसको करेक्ट करता है, कम्यूटेशन को ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, या फिर दूसरा हम लोग काम क्या कर सकते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वो लगाते हैं। ये कहाँ पे लगाएंगे, तो जो यहाँ पे है ना इसी के पोल के फेस में लगाते हैं। ठीक है, पोल फेस में लगाएंगे तो जो भी आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है ना उसको, ये आर्मेचर का सपोज कीजिए ये फ्लक्स है तो इसके फ्लक्स को ना वो कैंसिल कर देती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मशीन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। देखिए इंटरपोल हो जाएगा, पोल के बीच का जो छोटा पोल होता है ये पोल आर्मेचर करंट के बराबर ये एमएमएफ बनाते हैं, स्पार्किंग खत्म करेगी, न्यूट्रल एक्सिस सही करेगा, स्मूथ कम्यूटेशन देगा। इसको हम लोग कम्यूटेटिंग पोल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कम्यूटेटिंग पोल जो होता है इसको भी कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा जो हम लोग आर्मेचर लगा रहे हैं ना, तो आर्मेचर के ये ना सीरीज में जुड़ी हुई रहती है। आर्मेचर के साथ सीरीज में क्या जुड़ाते हैं, तो इंटरपोल हम लोग जुड़ाते हैं। ठीक है, मतलब याद रखिएगा कि जब भी डीसी मशीन होता है ना, तो डीसी मशीन में क्या हुआ, आर्मेचर जो होता है वो आर्मेचर कॉइल किसके नज़दीक आ गया, ब्रश होता है, ब्रश के पास हमारा आर्मेचर कॉइल जो होता है वो आ गया। ठीक है, तो इस कॉइल में जो होता है, कॉइल में जो करंट का दिशा इसके नज़दीक में आ जाता है, तो ये हमारा बदल गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कम्यूटेशन, जब हम कम्यूटेशन पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छे से कम्यूटेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, इसका जो कॉइल में जो करंट की दिशा हो जाती है वो बदल जाती है, इसी प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। अगर ये सही से नहीं होगी ना तो वहाँ पे स्पार्किंग होगा, ब्रश जल जाता है, कम्यूटेटर होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वही आर्मेचर रिएक्शन हो गया ये, और इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरपोल मतलब कैसे लगा सकते हैं हम लोग ना, तो इसमें क्या देख
जैसे आर्मेचर करंट हम लोगों का आर्मेचर करंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ा, आर्मेचर करंट बढ़ा तो हमारा स्पार्किंग बढ़ा। तो इंटरपोल क्या हुआ, आर्मेचर के साथ सीरीज में है ना, तो आर्मेचर के साथ सीरीज में है तो हमारा इंटरपोल का जो ये है करंट है, इंटरपोल का जो करंट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरपोल का करंट अगर बढ़ गया तो इंटरपोल का फ्लक्स बढ़ गया। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो भी कम हुआ था फ्लक्स उसको वो ठीक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार इंटरपोल जो होता है वो हमारा स्पार्किंग न्यूट्रल प्लेन को ठीक करता है, जो भी हमारा कम हो गया था फ्लक्स उसको भी वो बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि ये आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, यह मेन पोल के फेस में लगाई जाती है। ठीक है, मेन पोल का फेस में, और आर्मेचर फ्लक्स को ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये फ्लक्स डिस्टॉर्शन को ख़त्म करता है और लार्ज लोड पे भी ये स्मूथ ऑपरेशन देता है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रश ब्रश को तीसरा हमारा क्या है, तो ब्रश को न्यूट्रल एक्सिस पर शिफ्ट करता है। ठीक है, मतलब ब्रश को अगर न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे हम लोग तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है तो ब्रश को थोड़ी दूर आगे पीछे किया जा सकता है ना, मतलब आप बैठ के ब्रश को इधर उधर करोगे तो वहाँ पे मतलब जो भी है ब्रश को इधर उधर कर दोगे तो हमारा मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो शिफ्ट कर देने से आर्मेचर रिएक्शन हमारा कम होता है, तो इससे हमारा स्पार्किंग कम होगा, स्मूथ कम्यूटेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी मेथड है ना, क्योंकि आप बैठ के ब्रश को तो ठीक करोगे नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा फील्ड वाइंडिंग करंट को अगर बढ़ा देंगे तब भी हमारा आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा, मतलब मेन फ्लक्स को मजबूत किया जाता है ताकि आर्मेचर फ्लक्स का असर कम पड़े। ठीक है, छोटे स्लॉट वाली आर्मेचर वाइंडिंग मतलब स्क्यूड आर्मेचर भी यूज़ करते हैं। स्क्यूइंग से अगर क्या करेंगे तो नॉइज़ कम हो जाएगा, स्पार्किंग कम होगा और बेहतर कम्यूटेशन होगा। अस्क्यूड का मतलब क्या होता है कि जो स्लॉट हम लोग बनाते हैं ना उसको सीधा ना बना के थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर हम लोग का सीधा होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग की समस्या होती है, कॉगिंग वगैरह समस्या होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ना ये मतलब स्क्यूड बनाते हैं ना, जिससे कॉगिंग जो होता है उससे हमारा कम होता है, स्मूथ टॉर्क देता है, नॉइज़ कम करता है, स्पार्किंग कम करता है, कम्यूटेशन को सुधारता है, ये सब ध्यान रखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आया लॉसेस इन डीसी जनरेटर। आई होप आपको आर्मेचर रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हम लोग। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि लॉसेस हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं लॉसेस इन अ डीसी मशीन। देखिए हम लोग का क्या लॉसेस मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग डीसी मशीन में, जब भी हम लोग डीसी मशीन मतलब मोटर या जनरेटर दोनों में अगर ये चला, मतलब ये मशीन अगर चलता है तो हमारा इनपुट जो आप दिए हो इनपुट पावर, तो इनपुट पावर में कुछ ना कुछ जो होता है वो लॉस में जाता है। किसके फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में मतलब घर्षण के फॉर्म में, या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसके कारण जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो जा रहा है कुछ पावर, तो वही जो नष्ट हो रहा है उसी को लॉस कह रहे हैं ना, लॉस कह रहे हैं। तो वही डीसी मशीन में लॉस दो टाइप से हम लोग देखते हैं, एक कांस्टेंट लॉस होता है, एक वेरिएबल लॉस होता है। कांस्टेंट लॉस को क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट लॉस को हम लोग बोलेंगे स्थिर स्थिर हानि। ठीक है, इसको बोलेंगे स्थिर हानि। तो कांस्टेंट लॉस क्या होता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट लॉस को बोल सकते हैं कि वे लॉस जो लोड बदलने पर भी नहीं बदलता है। ठीक है, लोड आप चेंज कर रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन जो होता है वो लॉसेज जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, लोड बदलने पे भी हमारा जो लॉस चेंज ना हो उसको कांस्टेंट लॉस कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि मशीन जो है बिना लोड या और फुल लोड में, मतलब बिना लोड मतलब कि नो लोड में रखे हैं और आप फुल लोड में रखे हो, दोनों लोड में जो लॉस होगा वो हमारा समान होगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं। अब जानिए कि नो लोड में और फुल लोड में क्यों कांस्टेंट होता है हमारा लॉस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो है वो करंट पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट लॉस होता है ये हमारा करंट पे डिपेंड नहीं करता है, करंट पे निर्भर जो है वो हमारा नहीं करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो स्पीड पे निर्भर करता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे और स्पीड पे हमारा निर्भर करता है कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है आप नो लोड में रखिए या फिर फुल लोड में रखिए, हमारा लॉस जो होता है वो हमारा समान होता है, इसलिए इसको
कांस्टेंट लॉस कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट लॉस जो होता है वो दो टाइप से है। एक हमारा कोर लॉस है, कोर लॉस को ही हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, और दूसरा हमारा मैकेनिकल लॉस है। कोर लॉस कहाँ पे होता है, तो जो आर्मेचर का जो कोर होता है उसमें होने वाला लॉस होता है। तो ये देखिए कितने टाइप्स हो गए, एक हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। यह जो होता है ये हमारा स्पीड और फ्लक्स पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, लेकिन लोड बदलने से ये दोनों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग कोर लॉस में अभी क्या जानेंगे, कोर लॉस को ही आयरन लॉस कहते हैं। इसमें चलिए हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब मैग्नेटिक मटीरियल, इसका आप लिख लीजिए, हम अभी थोड़ा सा बोल दे रहे हैं आपको। ठीक है, जब मैग्नेटिक मटीरियल मतलब क्या, जो भी आप आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं, तो आयरन कोर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा बार बार बदलता है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक मटेरियल में मतलब कि आयरन कोर में जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वो बार बार बदलेगा, तो जो कोर का मॉलिक्यूल्स होगा, या आयरन कोर्स का क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने आप, ठीक है, एक बार अलाइन करेगा और एक बार रीअलाइन करता है। ठीक है, अलाइन और रीअलाइन करते रहता है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, मतलब कि घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन हुआ उससे हमारा क्या उत्पन्न होगा, तो हीट उत्पन्न होगा। यही जो हीट होता है इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे, और इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्रिक्शन लॉस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई आयरन कोर में या मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बार बार बदलेगा, तो जो कोर का मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने आप एक बार अलाइन कर जाता है, एक बार रीअलाइन करता है। तो इस प्रोसेस में जो भी हमारा फ्रिक्शन होता है, मॉलिक्यूल फ्रिक्शन, उसी से हीट उत्पन्न होता है। इसी हीट को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, आप इसका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, एक बार देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये कर्व को हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसके पहले आप थोड़ा जान लीजिए कि मतलब हिस्टैरिसीस लॉस होता क्यों है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग का हिस्टैरिसीस लॉस होता क्यों है, तो देखिए, जो कोर होता है ना, तो जो कोर का कोर का जो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या यूज़ कर रहा है, तो हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। सिलिकॉन स्टील मतलब कोर का जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से गुजरता है। डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल जो अभी हम दिखाए थे एक बार, है ना, ये वाला है ना, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से ये गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें हर बार जो होगा, इसमें फ्लक्स जो होगा वो बदलेगा। इसी में देखिए, मतलब क्या है, कोर का जो कोर हो गया, सिलिकॉन स्टील सपोज कीजिए आप यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, तो जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये साइकिल से हमेशा गुजरता है। तो जब भी हमारा फ्लक्स बदलेगा, ठीक है, जब भी हमारा फ्लक्स बदलेगा, कम होगा ज़्यादा होगा, तो जो मॉलिक्यूल्स होगा ये क्या होगा, अपना डायरेक्शन को वो बदलेगा, अपने दिशा को बदलेगा। तो ये जो होगा अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट में एनर्जी जो होता है वो हमारा डेसिपेट होता है, और ये एनर्जी जब डेसिपेट होता है तो यही जो होता है वो हमारा हीट बनता है। ठीक है, याद रखना है हिस्टैरिसीस लॉस क्यों हो रहा है, तो जब हमारा कोर का मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील जो यूज़ करते हैं, उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से गुजरना होता है। तो उस समय हर बार जो है वो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल्स का जो है वो अपने डायरेक्शन को बदला, और डायरेक्शन जो बदल रहा है तो उसमें एक बार अलाइनमेंट हो रहा है, एक बार डी अलाइनमेंट हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, उससे हमारा एनर्जी डेसिपेट होता है, यही हमारा हीट में बदलता है। ठीक है, तो अब देखिए इस लूप के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसी को हम लोग BH लूप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको BH कर्व भी कहते हैं। ठीक, ओहो,
ये जो कर्व हुआ इसको बी और एच कर्व कहते हैं, ठीक है। बी एच मतलब हो गया फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी और एच जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि जब भी हमारा फ्लक्स बदलेगा, ठीक है, जब हमारा फ्लक्स बदलेगा तो जो कोर होता है, कोर के लिए बी एच कर्व का एक लूप बदलेगा, है ना, बी और एच कर्व का एक लूप बनेगा। और ये जो लूप का एरिया हुआ ना, ये जो एरिया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है। मतलब और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा लूप होगा, ठीक है, जितना बड़ा हमारा लूप होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारा लॉस होगा, ठीक। ये बोल सकते हैं जितना बड़ा लूप उतना ज़्यादा लॉस। मतलब कि क्या बोलेंगे कि कोर मटेरियल जितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा मैग्नेटाइजेशन बदलने में उतना ज़्यादा हमारा लॉस होगा, ठीक है। जो भी है जितना ज़्यादा वो रोकेगा ना, मैग्नेटाइजेशन को जितना ज़्यादा रोकेगा उतना ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है, ठीक। तो एक और फार्मूला हमारा आता है हिस्टैरिसीस लॉस का। तो जो भी हिस्टैरिसीस लॉस का हमारा फार्मूला आता है वो देखिएगा, इसको हम लोग ना स्टीमेन्स इक्वेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीनमेट्स इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला होता है पी एच इज इक्वल टू ईटा, बोलते हैं ईटा बी मैक्स पे पावर 1.6 इंटू यहाँ पे इंटू है, ठीक है, ये भी इंटू है, मतलब गुना एफ इंटू वी, ठीक है। पी एच यहाँ पे क्या होता है, तो पी एच को हम लोग बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। लॉस इस किस में होगा, तो ये वॉट्स में होता है, ठीक है, वॉट में होता है, ठीक है। एन क्या होता है हमारा, एन जो होता है वो मटेरियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हिस्टैरिसीस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। बी क्या है, तो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है हमारा भी, ठीक है। ये सब टर्म ना आप इंग्लिश से ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लक्स डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश वाला ही टर्म है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश में। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, ये एफ जो होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये एफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये किस में होता है, हर्ट्ज में होता है। ये जो बी मैक्स होता है वो हमारा टेस्ला में होता है, ठीक है। और ये तो हिस्टैरिसीस कांस्टेंट हो गया। और जो वी होता है ये वोल्टेज नहीं है, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ कोर, मतलब कोर का वॉल्यूम वी होता है, ठीक है। एम क्यू अक्सर बच्चों इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये वी वोल्टेज होता है, नहीं, वी क्या है, वॉल्यूम है, कोर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, पी एच इज इक्वल टू ईटा बी मैक्स पे पावर 1.6 एफ इंटू वी होता है, ठीक है। तो हमारा याद रखना है कि इसमें कुछ की पॉइंट है कि जो सिलिकॉन स्टील में होता है, सिलिकॉन स्टील कोर, अगर आप सिलिकॉन स्टील कोर का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील कोर है उसका यूज़ करते हैं, तो इसमें लॉस जो होगा, हानि जो होगा हमारा बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर प्योर आयरन का, ठीक है, आयरन का अगर बात करेगा प्योर आयरन का, तो उसमें जो हानि होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो लोड पे ना मतलब हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है ना वो लोड पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हिस्टैरिसीस लॉस हम लोग कम करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करने का तरीका है कि हम लोगों का हाई क्वालिटी का मतलब आप बोल सकते हो कि उच्च क्वालिटी का, ठीक है, क्या बोल सकते हो, उच्च क्वालिटी का सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे, ठीक है, स्टील का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सब हम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लिख दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा आप देखेंगे कि क्या कर सकते हो आप, दूसरा हम लोग
हो लेमिनेटेड कोर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन लेमिनेटेड कोर हम लोग का एडी करंट लॉस को, हाँ ठीक है, मतलब आप उच्च क्वालिटी का सिलिकॉन स्टील का आप यूज़ करोगे तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखते हैं हम लोग एडी करंट लॉस के बारे में। देखिए हम लोग का क्या हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। अब हम लोग एडी करंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे हिंदी में, इसको हम लोग लिखेंगे एडी करंट लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी डीसी मशीन हो, डीसी मशीन का आर्मेचर हो या फिर कोर हो, ठीक है, उसमें हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो ये बदलेगा ना, तो जो कोर होता है ना, कोर में एक छोटा छोटा सा सर्कुलर करंट जो होता है वो फ्लो करने लगता है, ठीक है। घूर्णन करंट जो होता है वो फ्लो करने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, या फिर बोलेंगे भंवर धारा, इसी को कहते हैं, ठीक है। भंवर धारा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यही जो करंट होता है, इसी के कारण ये जो कोर है, कोर में जो होता है हीट उत्पन्न होता है, मतलब कि गर्मी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस, ठीक है। मतलब जो डीसी मशीन के जो आर्मेचर में या फिर कोर में आपका फ्लक्स हुआ, फ्लक्स जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो ये जो होता है छोटे छोटे घूर्णन में ये करंट पैदा किया, इसको एडी करंट बोलते हैं, ठीक है, भंवर धारा बोलते हैं। और इसमें जो होता है वो हीट, करंट बह रहा है तो इसमें हीट उत्पन्न होगा, तो हीट के कारण जो होता है लॉस होता है, उसको हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जो बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बदलेगा वो फैराडेज का इंडक्शन का नियम लागू करता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि कोर के अंदर जो होता है एक लूप में इंड्यूस्ड करंट बहेगा, ठीक है। और जो कोर का रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के कारण यह जो होता है वो हीट पैदा होगा, और हीट ही हमारा एडी करंट लॉस जो होता है उसको बनाता है, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पी ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी इंटू ईटा, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीई हमारा क्या है, तो याद रखिएगा एडी करंट लॉस है। बी क्या है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, इसका यूनिट हमारा टेस्ला होता है। एफ क्या है, आवृत्ति है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति है जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। तो याद रखना है, एफ का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है। टी क्या है, तो जो आप लेमिनेशन किए हैं ना, तो लेमिनेशन की मोटाई होती है ये। और वी क्या है, तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ कोर था, इसमें भी हमारा कोर का वॉल्यूम ही हो जाएगा, कोर का आयतन बोलेंगे ना, कोर का ये आयतन भी होता है, आयतन। और जो ईटा होता है इसको बोलते हैं कोर मटेरियल का कंडक्टिविटी, मतलब ये क्या होता है, ये कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, अगर हमारा फ्लक्स ज़्यादा होता है, इसमें कंडीशन भी देख सकते हैं आप, अगर हमारा फ्लक्स ज़्यादा होगा तो लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा होगा। फिर ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ तब भी लॉस हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़्यादा हुआ तो लॉस इसलिए ज़्यादा क्योंकि बी इज इक्वल टू 5/एरिया होता है ना। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा तो क्या, पीई का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये बढ़ेगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा एडी करंट होगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के टाइम से बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लॉस भी हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का यहाँ थिकनेस हुआ ना, लेकिन अगर हम लोग कोर को मोटा रखेंगे, ठीक है, कोर को अगर हम लोग मोटा रखते हैं तब भी हमारा लॉस जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। फिर अगर कंडीशन बात करेगा, क्योंकि देखिए कोर को मोटा रखें मतलब थिकनेस ज़्यादा हो गया ना, थिकनेस ज़्यादा हो गया तो हमारा लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसको कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तब भी लॉस हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको हटाने का क्या उपाय है, तो देख लीजिए, इसको रिमूव करने का उपाय पहला क्या है, तो हम लोग लेमिनेटेड कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेमिनेटेड
कोर का यूज़ करते हैं। मतलब क्या, लेमिनेटेड कोर मतलब क्या होता है ना कि जो भी हमारा कोर है ना, उसको कोर को एकदम पतला 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 शीट में काटेंगे। फिर क्या होगा, लेमिनेशन जो भी किए है ना, उसके बीच में इंसुलेशन डालेंगे। ठीक है, मतलब दो पतला पतला जो शीट है उसके बीच में हम लोग वहाँ पे ये लेमिनेशन डालेंगे। उसके बाद फिर ये जो लेमिनेशन है, इंसुलेशन इसमें, मतलब लेमिनेशन है, लेमिनेशन में इंसुलेशन डालेंगे। और इससे क्या होगा, एडी करंट का जो भी पथ होगा वो टूट जाएगा, तो लॉस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे से घूमने वाला टाइम नहीं ना मिलेगा, तो ये टूट जाएगा, तो लॉस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारा हुआ एडी करंट लॉस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मैकेनिकल लॉस के बारे में। तो इसमें याद रखिएगा मैकेनिकल लॉस में कि जब डीसी मशीन घूमता है, तो घूम रहा है, तो जो घूमने वाला पार्ट होता है उसमें हम लोगों का जो हानि होता है उसी को हम लोग मैकेनिकल लॉस कहते हैं, मैकेनिकल हानि कहते हैं। इसी इसी हानि के कारण मशीन के जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्यों होती है, मतलब ये कितने टाइप से होते हैं, तो दो टाइप से, विंडेज लॉस और हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रिक्शन लॉस को हम लोग घर्षण हानि बोलते हैं ना, इसको हम लोग घर्षण हानि बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे हवा पर, विंडेज को बोलेंगे हवा प्रतिरोध प्रतिरोध हानि बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन लॉस का बात करेगा तो फ्रिक्शन लॉस किसके कारण होता है, तो जो मशीन का बियरिंग होता है, ब्रश होता है, ठीक है, जो बेयरिंग होता है ना, बियरिंग हो गया, ब्रश हो गया, शाफ्ट हो गया, ये सब क्या रगड़ता है, तो रगड़ने से जो होता है हीट उत्पन्न हुआ, तो यही जो हीट होता है ना, इसको हम लोग फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। ठीक है, इसका कम कैसे करेंगे फ्रिक्शन लॉस को, तो हम लोग ऑयल का यूज़ करेंगे। ठीक है, लुब्रिकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो ब्रश और शाफ्ट होता है ना उसको स्मूथ बना के रखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विंडेज लॉस। विंडेज लॉस हमारा क्या होता है, तो जो भी रोटर होता है या फिर आर्मेचर होता है उसमें वो घूम रही है, तो घूमने से क्या हुआ, जो एयर उसमें घूमेगी, तो घूमा में जो हवा होता है ना, हवा का प्रतिरोध पैदा हुआ, और यही जो होता है वो गति को रोकता है, जिससे हीट होता है, हीट से एनर्जी लॉस होता है, जिसे को हम लोग विंडेज लॉस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, ये हमारा कांस्टेंट लॉस खत्म। अब वेरिएबल लॉस के बारे में देख, तो इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, तो वेरिएबल लॉस को हम लोग बोलते हैं क्या, तो वेरिएबल लॉस को हिंदी में क्या, परिवर्ती बोलते हैं ना, परिवर्ती बोलते हैं, परिवर्ती हानि बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल लॉस को क्या बोलेंगे, परिवर्ती, मतलब कि बोलेंगे कि वैसा लॉस जो लोड को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तब हमारा ये लॉस हमारा चेंज करेगा। ठीक है, मतलब बोलेंगे लोड बढ़ने पर या घटने पर अगर लॉस जो होता है वो बदल रही है, तो उसको वेरिएबल लॉस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट या फिर जो हमारा सीरीज फील्ड का करंट है वो बदलेगा, तो लॉस भी बदलेगा। ठीक है, ये कितने टाइप से होते हैं, तो देखिए कॉपर लॉस होते हैं और हमारा स्ट्रे लॉस लॉस होता है। देखिए कॉपर में भी हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होता है, तो याद रखिएगा जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है ना, तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जो हो इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस के कारण I² R लॉस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कॉपर लॉस का फॉर्मूला पूछेगा तो PCU इज इक्वल टू IA² इंटू R है। ठीक है, आर्मेचर का करंट इंटू आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कॉपर लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फील्ड कॉपर लॉस। फील्ड कॉपर लॉस हम लोग सीरीज मशीन में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, जो भी हमारा सीरीज वाइंडिंग होता है, सीरीज वाइंडिंग में जो करंट होता है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग में करंट याद रखिएगा, तो सीरीज वाइंडिंग होता है ना, तो इसमें जो हमारा आर्मेचर करंट होता है उसी के कारण, तो ये भी लॉस जो होता है वो लोड के अनुसार ही बदलते रहता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये दोनों जो होता है वो लोड के अनुसार हमेशा, वेरिएबल है ना, तो लोड के अनुसार ये बदलते रहेगा। तो ये जो हमारा स्ट्रे लोड लॉस है, ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रे लोड लॉस को ना हम लोग थोड़ा अज्ञात लोड भी कहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जो भी हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण थोड़ा बहुत जो भी हमारा फ्लक्स डिस्टॉर्ट हुआ, जो हमारा फ्लक्स लीकेज होता है उसके कारण जो स्ट्रे लोड लॉस होता है, ठीक है, जो भी एडी करंट, एक्स्ट्रा एडी करंट लॉस है, उस सब के कारण जो लॉसेज होता है उसी को स्ट्रे लोड लॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक हो गया कॉपर स्ट्रे लॉस और कोर में, मतलब कॉपर स्ट्रे लोड लॉस का मतलब हुआ जो भी हमारा आर्मेचर और जो
सीरीज़ फील्ड होता है उसमें लोड के अनुसार जो भी हमारा छोटा छोटा अतिरिक्त हानि मतलब I²R होता है उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। याद रखना किसके कारण होगा, आर्मेचर रिएक्शन में के कारण या फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा असमान हो गया उसके कारण, ठीक है। और अगर कोर स्ट्रे लोड लॉस का बात करेगा तो जो कोर में लोड लग रहा है तो लोड लगने पर हिस्टैरिसीस और एडी करंट के अलावा जो छोटा छोटा अतिरिक्त हानि होता है कोर में, ठीक है। कोर में मेन क्या है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट हुआ, इसके अलावा जो छोटा छोटा हानि हुआ उसी को हम लोग कोर स्ट्रे लोड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा लॉसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम बड़े मतलब लिख दिए हैं कॉपी में, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब डीसी जनरेटर चलता है तो पैदा हुई ऊर्जा कुछ हिस्सा विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाती है, उन्हें उसे लॉस कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के लॉस होते हैं मुख्यतः, बाकी वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए कॉपर लॉस क्या हो गया, कॉपर लॉस में भी आर्मेचर कॉपर लॉस IA²R एक फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है, ISH का स्क्वायर इंटू RSH और SE शंट का जो फील्ड होता है उसमें, और सीरीज फील्ड दोनों में अलग अलग मतलब ये SE लग जाता है SH हो जाएगा। ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस कितना होता है तो 1 से 2% होता है। कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करते हैं इसलिए इसको वेरिएबल लॉस कहते हैं, ठीक है। आयरन लॉस हो जाएगा कोर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता देते हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट का। मैकेनिकल लॉस भी आता है उसमें, बियरिंग फ्रिक्शन, ब्रश और कम्यूटेटर में जो होता है विंडेज लॉस, मैकेनिकल लॉस कहते हैं उसको, ठीक है। टोटल लॉस का बात करेगा तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये तीनों मिलाकर हमारा टोटल लॉस होता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस और जो भी हमारा एक्स्ट्रा लॉसेस होता है उसको मिलकर टोटल लॉस आता है, ठीक है। फिर देखिए अगर एफिशिएंसी की बात करेगी तो एफिशिएंसी क्या बताता है कि जनरेटर में कितना एनर्जी इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, ठीक है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि डीसी जनरेटर में जो एफिशिएंसी होती है वो ये बताती है कि जो भी इनपुट पावर आप दिए हैं, इनपुट पावर उसमें से कितना पावर जो होता है वो यूज़फुल पावर में बदला, ठीक है। जितना जो यूज़फुल पावर में बदलेगा और बाकी जो हमारा जैसे कि अब 20 दिए हैं और मिला है आपको 15 तो 5 का लॉसेज हुआ, तो ये जो लॉसेज हो जाएगा ये हमारा पावर लॉस में चली जाती है, ठीक है। तो याद रखना है एफिशिएंसी हमारा जितना ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा जनरेटर जो होगा उतना अच्छा हमारा काम करेगा, ठीक है। तो यह इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, ठीक। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखिए आउटपुट पावर है ना, मतलब P आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट किसके किसके बराबर है, तो आउटपुट जो मिला वो और लॉस के बराबर है, तो P आउट प्लस लॉस, टोटल लॉस जो हो गया उसके बराबर हुआ ना, इनटू 100, ठीक है। ये याद रखना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉस मिलकर इनपुट पावर में ना, इनपुट मतलब क्या, जितना आपको आउटपुट मिला वो और जितना लॉस गया वो इनपुट हुआ, तो आउटपुट बाय इनपुट बराबर इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो एफिशिएंसी हमारा P आउट को हम V/IL बोलते हैं, V/IL इंटू लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, तो ध्यान रखिएगा जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के इक्वल हो जाती है तब होती है। वेरिएबल लॉस में कॉपर लॉस आयरन लॉस इक्वल हो जाती है तब हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तब जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंट होता है। मतलब I²R इज इक्वल टू आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस हो जाएगा, तो हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। लॉस को कैसे कम करेंगे, तो अगर एडी करंट को कम करना है तो लेमिनेटेड आर्मेचर का कोर का यूज़ करेंगे, हिस्टैरिसीस को कम करना है तो सिलिकॉन का यूज़ करेंगे, फ्रिक्शन को कम करना है अब प्रॉपर तेल वगैरह का यूज़ करेंगे, लुब्रिकेशन मतलब प्रॉपर तेल वगैरह दीजिएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लॉस को कम करना है तो लार्ज और स्मूथ ब्रश का यूज़ करेंगे, और कॉपर लॉस को कम करना है तो जो वाइंडिंग का डिज़ाइन है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ओके। तो वही सब है, क्या क्या लॉस है ये सब देख लीजिए। अब आता है रूटिंग टेस्ट। तो लेक्चर हमारा ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो चलिए डीसी जनरेटर में रूटिंग टेस्ट वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।